अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ हम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें इंपॉर्टेंट हैं और आपको बताएंगे कि अब बाकायदा इमरान खान साहब की जो दरख्वास्तें हैं वो पहुंच चुकी हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, और उनके साहबजादे, जैसे कि उन्होंने कहा था कि अक़वाम मुत्तहिदा से भी वो रुजू करेंगे, तो उन्होंने रुजू कर लिया है। उसके साथ साथ कासिम खान ने आज एक ट्वीट भी किया है। इसके अलावा सैलाब की जो सूरत हाल है उसके ऊपर जो आगे डिस्कशंस हैं और जो कुछ उस पर चल रहा है वो सब भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज एक दफ़ा फिर से मैं खुद बन गई हूँ एक खबर, क्योंकि आज काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर बात कर रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। बहुत से लोगों ने राब्ता करके पूछा है, तो इसलिए मैं ज़रा डिटेल में बता देती हूँ कि क्या वाक़या और क्यों कर पेश आया। तो जी सबसे पहले इसी से ही बात आज कर लेते हैं। असल में हुआ कुछ यूँ कि मुझे कुछ अर्सा पहले से अंदाज़ा हो रहा था कि जिस तरह बाकी सहाफ़ियों को टारगेट किया हुआ है, और वो तमाम सहाफ़ी जो हक और सच की आवाज़ बनते हैं, जो डट के खड़े हैं और झुकने के लिए तैयार नहीं है, उनको अपने सच की कुछ ना कुछ कीमत तो चुकानी पड़ रही है। तो एक तो आपको पता ही है कि जिस तरह से नौकरियां छीनी गई हमारी और हमें घर पर बिठाया गया, तो ये तो था ही, लेकिन मजीद अभी रियासत का दिल जो है वो तसल्ली नहीं उसकी हुई, और उन्होंने सोचा कि नहीं, मजीद इनको तंग किया जाए और खासतौर पर फाइनेंशियली इतना स्क्रू कर दो कि ये लोग चुप होने पर मजबूर हो जाएं, या हमारी जो तनकीद है उसका रुख बदल के तारीफ में बदल दें। तो बेसिकली ये झुकाने के टैक्टिक्स हैं, और ये कोई नए नहीं है, ये हमने बहुत देखे हैं पहले भी, अब हम खुद इसका शिकार हो रहे हैं। तो ये उसी तरह की एक और कहानी है। तो आज बस मुझे इत्तेफाक से पता चला कि मेरे जो बैंक अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया है। मैं नॉर्मल रूटीन के मुताबिक ही एटीएम गई, और जब मैंने वहां से अपने कुछ पैसे निकलवाने की कोशिश की तो पता ये चला कि जनाब मेरा जो रकम है वो नहीं आ सकती, मतलूबा सहूलत मुझे दस्तयाब नहीं है। जब मैंने बैंक के अंदर से जाकर उसका सारा मामला पूछा कि क्या वजह है, तो फिर उनके इल्म में जो कुछ था उन्होंने फिर मुझे बताया कि जनाब जो खास तौर पर आपको पता है कि इस सिलसिले में अथॉरिटी बनाई गई है NCCIA, उसकी तरफ से उसकी कंप्लेन पर बैंक अकाउंट जो है वो मेरा फ्रीज कर दिया गया। मेरे नाम पर पहले 2-1 बैंक अकाउंट थे, लेकिन वो चूंकि यूज में नहीं थे तो वो तो ऑटोमेटिकली बंद हो गए थे। तो अब ये वाहिद अकाउंट था मेरा जो फंक्शनल था और जिसके अंदर मेरी ट्रांजैक्शन सारी होती हैं, तो ये अकाउंट जो है उसको अब ब्लॉक कर दिया गया है। तो यानी अगर आप राइट नाउ मुझसे पूछें कि जनाब आप इस वक्त कैसे अपना घर चलाएंगी, आपकी रकम कहाँ पर, जो आपकी रकम उसमें मौजूद है, वो भी कोई बहुत लंबी चौड़ी नहीं है लेकिन जितनी भी है, तो जी वो आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस वक्त मेरे हाथ में ऐसी कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है। मुझे ये भी बताया गया कि मेरे खिलाफ किसी केस के हवाले से कोई 7-8 शिकायतें दर्ज हैं। पता नहीं वो FIRs उनको मैं कहूँ या शिकायत कहूँ, क्योंकि मेरे पास अगर कोई नोटिस आता तो मुझे पता होता कि मेरे ऊपर इल्जाम क्या है, मुझे पता होता कि मैंने आखिर कौन सा गुनाह अजीम कर दिया है, मैं कितनी बड़ी कोई मुजरिम बन चुकी हूँ बैठे बिठाए, कुछ पता होता। लेकिन चूंकि मुल्क में कोई आइन और कानून तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो बगैर किसी को आप नोटिस किए, समन किए, किस तरह से इतना बड़ा स्टेप ले सकते हैं, ये अब इसके ऊपर बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मजीद वजाहत की भी जरूरत नहीं है। आपको अच्छी तरह से समझ है कि मुल्क में जब आइन और कानून न रहे तो फिर ऐसी ही सूरत हाल बनती है, मर्जी का लॉ होता है और फिर जिसको दिल करता है आप का शिकार बनाते हैं। तो ऐसी ही सूरत हाल हुई। मैं पिछले तकरीबन 1 साल से लास्ट अक्टूबर में मेरी नौकरी गई थी। 1 साल से मैं घर पर हूँ, और इस सारे पीरियड के दौरान मुझे कोई नोटिस किसी इदारे की तरफ से नहीं आया कि मेरे ऊपर कोई FIR है या कोई कंप्लेन है या किसी इंक्वायरी का मुझे हिस्सा बनना है। तो मुझे इस हवाले से कभी कोई नोटिस मौसूल नहीं हुआ। इसके अलावा मैंने अगर कहीं पे एक आध जगह पे कोई कोशिश भी हुई कि कोई और नौकरी हो, तो वो भी मुझे ये बता दिया गया इनिशियल बातचीत के बाद कि जनाब आपके हवाले से क्लियरेंस नहीं मिलती, तो इस वजह से अभी आपके लिए मामला जो है रुकावट का शिकार है, हम चाहते हुए भी आपको चैनल में नहीं रख सकते। तो इस तरह इन्होंने ये दरवाजे बंद किए हैं। और उसके बाद जो यूट्यूब इनकम है वो जाहिर है मेरे पास इस वक्त वाहिद सोर्स रह गया था, तो उस हवाले से अब इन्होंने बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, जिसकी वजह से ज़ाहिर है मुझे मुश्किलात आएंगी कि मैं जो फाइनेंशियली अपने मामलात हैं उनको देख नहीं सकती। तो ये जो सारी सूरत हाल है अफसोसनाक तो है, लेकिन अगर कोई इससे ये समझ रहा है कि जी इससे हमारी आवाज़ बंद हो जाएगी, या कोई ये समझ रहा है कि इनकी हमायत में हमारी जो राय है वो बदल जाएगी, तो इस तरह के हथकंडों से राय बदला नहीं करती, बल्कि आप तो और अपने आप को एक्सपोज करते हैं और आपके खिलाफ राय और बदलती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि हमें या तो आप हमारा जुर्म बताइए कि जी ये हमने कुछ किया है, और उसके ऊपर जो है आपके खिलाफ यूं कानूनी कार्रवाई हो रही है तो सर आंखों पर, लेकिन आप कभी जुर्म नहीं बताते, कभी कोई एक लफ्ज नहीं दिखाते कि कहाँ हमने कोई गैर कानूनी गैर आईनी बात की, और उसके अलावा ही आप इस तरह के इकदाम उठाते हैं। और सहाफ़ियों के साथ ये कोई नई रविश नहीं है। हम मुसलसल एक देख रहे हैं इस रजीम में कि जिस तरह से सहाफ़ियों को मुल्क छोड़ने पड़े हैं, सहाफ़ी अगवा हुए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, सहाफ़ियों के अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं, उनकी नौकरियां गई हैं, तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे साथ बहुत से लोग, बहुत अच्छी और बड़ी आवाज़ें हैं जो कि काम कर रही हैं इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स में, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके साथ राब्ते रहते हैं, लेकिन किसी की तरफ से भी कोई आवाज़ नहीं उठाई गई, क्योंकि अगर उनको लगता है कि ऐसी कोई आवाज़ उठाई जाए तो उनके ऊपर भी शायद कोई सख्तियां हो सकती हैं। जबकि मेरी तरह जो और बहुत से अताब का शिकार सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से बहरहाल दर्जनों लोगों ने मुझे कॉल्स की हैं। मैं उन सब की बड़ी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हर तरह की हिमायत और सपोर्ट का यकीन दिलाया, और इसी तरह बहुत से लोगों ने नेक तमन्नाओं का कमेंट्स में अपने जो भी उनकी तशवीश थी उसका इजहार किया। तो मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। काश मैं सबको फर्दन इसका जवाब भी दे पाती, लेकिन जाहिर है कि सबके लिए सबको जवाब देना खासा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। ये एक मुख्तसर सा टाइम है, और
اگر اب یہ تھوڑا بلکہ طویل بھی ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آپ کو ہمت بھی خود دیتا ہے اور اس کے لیے اس سے گزرنے کے اسباب بھی خود فراہم کرتا ہے. تو مجھے اس کی ذات پر بھروسہ ہے کیونکہ رازق صرف اللہ کی ذات ہے اور کوئی انسان رازق نہیں ہو سکتا کسی کا. تو اگر اللہ کی ذات پر جو ہے آپ کا ایمان ہو تو پھر کوئی ایسی ڈگمگانے کی بات نہیں ہوتی. اللہ کا شکر ہے کہ اس بات پہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے ہر چیز عطا بھی کرے گا اور اسباب بھی بنائے گا. صرف ایک چیز میں ضرور اس موقع پہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ جس ٹائم پہ کیا گیا یہ ایک میرے لیے کروشل ٹائم تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور ان کی ایک سرجری ہے جس کے لیے ابھی ہم انتظامات کر رہے ہیں. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ آپ نے یہ وار اس وقت کیا ہے کہ جب کہ اس وقت ظاہر ہے کہ جب ہسپتال کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن پھر بھی میں صرف اس اللہ سے امید رکھتی ہوں جو اللہ تعالیٰ صحت دینے والا ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ والد صاحب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا کرے. باقی یہ چھوٹے موٹے معاملات جو ہیں یہ تو بعد میں انسان کبھی سوچتا ہے تو یہ وقت بالکل ایک لمحے کی طرح لگتا ہے کہ جو گزر چکا ہے. تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا. اچھا جی اب اس سے آگے نکلتے ہیں. اس کے اوپر ظاہر ہے جو قانونی کارروائی ہوگی وہ کریں گے, عدالتی جنگ لڑیں گے اور کوشش کریں گے کہ اکاؤنٹ جو ہیں وہ انفریز ہو سکیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر تو ضرور کوشش ہوگی. لیکن ابھی جو باقی دیگر خبریں جو زیادہ اہم ہیں, میری ذات سے زیادہ اہم ہیں, وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. ملک میں اس وقت سیلاب ہے جی اور شدید ترین اس وقت برے حالات ہیں. مختلف جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ بالکل بھی اچھی نہیں ہیں. بلکہ میں اس بات پہ بھی سوچ رہی تھی کہ ملک آپ کا آدھا ڈوبا پڑا ہے اور یہاں آپ حکومت کی ترجیحات دیکھیے کہ جناب یہ لوگوں کے اکاؤنٹس بند کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کس صحافی کو کب نشانہ بنانا ہے. میں عظمہ بخاری صاحبہ کا بھی آج پریس کانفرنس کا ایک کلپ دیکھ رہی تھی, اس میں فرما رہی تھی کہ جی ابھی ہم ذرا سیلاب میں ہیں, بعد میں ہم سکور سیٹل کر لیں گے. تو جناب آپ تو سیلاب کا بھی انتظار نہیں کرتے, آپ تو سیلاب کے دوران ہی جتنے بھی آپ کو لگتا ہے کہ جہاں جہاں آپ نے حملے کرنے ہیں وہاں آپ کرنے سے کہاں باز آتے ہیں. تو ماشاءاللہ لگے رہیے آپ لوگ, اس کے لیے ہی شاید آپ لوگوں کو یہاں پہ مسلط کیا گیا ہے. تو یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے. لیکن آپ ہمارے ساتھ لڑائی لڑتے رہے جتنی لڑنی ہے, لیکن کم از کم جو سیلاب میں پھنسے لوگ ہیں ان کا خیال کر لیں, ان کو کسی طرح سے ریسکیو کر لیں, ان کو ریلیف پہنچا لیں, وہ زیادہ ضروری ہے. میں سچ بتاؤں تو میں نے یہ ایک بات ضرور کہنی تھی کہ جتنی انہوں نے 1-1.5 سال میں ایفرٹ کی تھی کہ کسی طرح یہ ثابت کر سکیں کہ مریم نواز صاحبہ نے بڑا پرفارم کیا ہے اور جو ان کی گورنمنٹ ہے وہ بہت زیادہ اس وقت منصوبے لگا کے پتہ نہیں ترقی کی آسمانوں پر پہنچ چکی ہے. تو یہ ایک سیلاب نے ہر چیز کے اوپر پانی پھیر دیا ہے. اس سیلاب نے بتا دیا ہے کہ یہ کتنی نااہل گورنمنٹ ہے کہ اتنی پہلے سے پتہ ہونے کے باوجود بھی یہ کوئی تیاریاں اور انتظامات نہیں کر سکے. اور اب صورتحال یہاں پر آ چکی ہے کہ یہ لوگ لوگوں کو صرف بے بسی کی تصویر بنے دیکھتے ہیں اور یا پھر جا کے ادھر ٹک ٹاک بنا کے آتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سب اچھا ہے. تو جناب اگر ٹک ٹاک کے علاوہ دنیا میں آپ دیکھیں جو اس وقت ڈیجیٹل صحافیوں نے رپورٹنگ کی ہے گراؤنڈ کے اوپر, وہ جا کر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تباہی کس لیول کی ہے اور ان کی سنجیدگی کس لیول کی ہے. تو یہ اس وقت جو ہے وہ ابھی بھی صورتحال ہے. باقی ان کی جو سیاسی مخالفین سے لڑائی ہے وہ بھی جاری ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جو ان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ معاملہ ہے اس میں تو یہ کوئی بالکل ہمدردی یا رحم کرتا ہی نہیں ہے. بہرحال آج پی ٹی آئی کی طرف سے بھی 2 اہم سٹیپس لیے گئے ہیں اور آج قاسم خان صاحب جو عمران خان صاحب کے صاحبزادے ہیں ان کی طرف سے بھی آج ایک بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ کیا گیا. کچھ دنوں سے وہ خاموش تھے اور اب پتہ چلا ہے کہ وہ خاموشی کی وجہ کیا تھی. تو بیسکلی جی پاکستان تحریک انصاف نے باقاعدہ طور پر بلکہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ان کے جو صاحبزادے ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ طور پر اقوام متحدہ میں رجوع کر لیا گیا ہے اور عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کی جو غیر قانونی قید ہے اس کے اوپر انہوں نے رجوع کیا ہے. اس پوری پٹیشن میں جو اقوام متحدہ میں انہوں نے لے کے آئے ہیں اس میں انہوں نے واضح طور پر یہ باتیں کی ہیں کہ اول تو ان کو جیل میں ہونا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ان کے خلاف جو کیسز ہیں وہ کسی طرح بھی کوئی انصاف پر مبنی کیسز نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف انتقامی کارروائی ہے. اور دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ جیل میں ہیں بھی تو وہاں پر بھی جو ان کے ساتھ سلوک ہے وہ انتہائی ظالمانہ اور غیر منصفانہ ہے. تو وہ اس چیز کو بالکل انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے خود جو اقوام متحدہ کی ورکنگ کمیٹی کا جو ایک گروپ تھا جس نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی کی تو ان کی اپنی اس کے اوپر رپورٹ ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ناروا سلوک بھی رکھا جا رہا ہے اور جو ان کے کیسز ہیں وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ہی شاخسانہ لگتے ہیں. تو انہوں نے یہ جو پٹیشن اقوام متحدہ میں دائر کی ہے اس میں اس جو ورکنگ گروپ کی رپورٹ تھی اس کا بھی حوالہ دیا ہے. تو یہ اس میں ایک اہم پوائنٹ ہے. اس کے علاوہ آج جو قاسم خان نے ٹویٹ کیا ہے وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس میں انہوں نے دوبارہ سے اس بات کا اظہار کیا کہ جو عمران خان صاحب ہیں وہ جیل میں جس انداز سے رہ رہے ہیں یہ کوئی ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا بلکہ یہ صرف اور صرف جو ہے ان کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. قاسم خان لکھتے ہیں کہ میرے والد عمران خان جیل میں ہیں کیونکہ انہوں نے جمہوریت کے لیے آواز بلند کی, انہیں تنہائی میں قید رکھا گیا ہے, ان کے ڈاکٹرز تک رسائی نہیں دی جا رہی اور وکلا اور اہل خانہ سے ملاقات پر بھی پابندی ہے. اسی دوران ان کے خاندان کے افراد اور ہزاروں حامیوں کو اغوا کیا گیا یا فوجی عدالتوں کے سامنے گھسیٹا گیا ہے. یہ انصاف نہیں بلکہ سیاسی انتقام ہے. پاکستان کی جمہوریت خطرے میں ہے اور میں ان سب سے اپیل کرتا ہوں جو انسانی حقوق اور جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ عوام کی آواز سنی جائے اور قانون کی حکمرانی بحال ہو. تو قاسم خان کا یہ ٹویٹ جو ہے وہ خاصا امپورٹنٹ ہے جس میں انہوں نے اس حوالے سے جو ہے اپنا پورا جو کیس ہے وہ سامنے رکھا ہے. اب ایسا لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنلی دوبارہ متحرک ہونے کا فیصلہ کیا گیا. تو ایک جانب جہاں قاسم اور سلیمان کچھ سٹیپس اٹھا رہے ہیں تو وہیں جو امریکن کمیونٹی ہے پاکستان کی جو کمیونٹی ہے وہاں پر
उनकी तरफ से भी कोशिशें दोबारा से शुरू कर दी गई हैं। और यही खबर कल आपने देखा होगा डॉक्टर शहबाज गिल ने भी शेयर की थी कि जो एक बिल है उसको मजीद इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है और उसमें फिर से इसी हवाले से बात की जा रही है कि जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके ऊपर पाकिस्तान में इन चीज़ों का नोटिस लिया जाए और इसके ऊपर जो है वो जो वहाँ की इंतजामिया है वो पाकिस्तान की अथॉरिटीज से बात भी करे। तो ये अब चीज़ें जो है दोबारा से इंटरनेशनली उठाने का मकसद बजाय यही नजर आ रहा है कि दोबारा से इस पूरे इशू को हाईलाइट किया जाए। और खासतौर पर जो इमरान खान साहब की और बिश्रा बीबी साहिबा की सेहत के हवाले से मामलात हैं, जो उनके डॉक्टर्स की रसाई नहीं पहुंचाई जा रही, उसके ऊपर अब मुल्क के अंदर भी इसी तरह जो काम है वो शुरू कर दिया गया है और अब एक पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की जाएगी। लास्टली जी ये भी मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आज, बल्कि अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से आज बड़ी दिलचस्प एक जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है। वजारत दाखिला में एक दरख्वास्त जो है वो लाई गई है और उसमें बेसिकली अपना पासपोर्ट बहाल करने की दरख्वास्त जो है वो दी गई। अब आप अंदाजा लगाइए कि वैसे तो उसमें एक इमला की भी डिक्टेशन की भी गलती है, चलें उसको मैं एक तरफ रखते हुए ये मैं आपको बताऊं कि भला हो इमरान खान का कि उन्होंने कह दिया कि जनाब गंडापुर साहब आप अफगानिस्तान खुद चले जाएं, तो गंडापुर साहब को होश आई कि ओहो मेरा तो पासपोर्ट ही ब्लॉक पड़ा हुआ है, तो मैं जरा उसको रीन्यू करवा लूं या उसको अनब्लॉक करवा लूं। तो आप अंदाजा लगाइए कि अगर इमरान खान साहब ये ना कहते तो गंडापुर साहब तो लगता है कि इस मामले पे बेफिक्र होकर बैठे हुए थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी कि जनाब उनका पासपोर्ट ब्लॉक है तो वो कोई इस सिलसिले में कोशिश करें। वैसे तो ये एक आम यानी बात है जो सबको ही तकरीबन पता है कि जब भी आप इतने बड़े ऑफिस होल्डर होते हैं तो आपके लिए एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो है वो जारी किया जाता है और आपको कोई रुकावट नहीं होती कि आपने कहीं इधर उधर जाना है तो आपको किसी मुल्क में जाने में रुकावट हो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की वजह से। लेकिन ये भी पता चलता है कि जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के पास वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी नहीं है और ये भी उन्होंने बताया कि जनाब उसके लिए उन्होंने अभी ये एक महीना पहले अगस्त में ही जो है वो दरख्वास्त दी थी। उसकी एक इमेज जो है वो काफ़ी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही थी। तो गोया 1.5 साल से आप वज़ीर आला हैं, 1.5 साल से आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं है, 1.5 साल से आप कहीं पर सफ़र नहीं कर सकते और 1.5 साल की हुकूमत के दौरान आपने कोई कोशिश ही नहीं की कि आप अपना जो अपना पासपोर्ट है उसको अनब्लॉक करवा लें या फिर आप डिप्लोमेटिक जो पासपोर्ट है वो जारी करवा लें। तो 1.5 साल से आप मुकम्मल खामोशी के साथ बैठे हुए थे और अब जब इमरान खान साहब ने कहा कि भाई अफगानिस्तान चक्कर लगाओ तो फिर आपको याद आया कि जी मेरा तो पासपोर्ट ही नहीं है, तो अब आपने जो है वो कोशिशें शुरू की हैं। तो ये हालात है जी अली अमीन गंडापुर साहब के। अब ये दानिस्ता सब कुछ हो रहा है या वाकई वो इतने मासूम है कि उन्हें पता ही नहीं था कि उन्होंने अपने पासपोर्ट की बहाली के लिए कोई काम करना है। ये तो अब नीयत का हाल अल्लाह जानता है, लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि इस दौर में भी ये समझते हैं कि इस तरह की जो चीजें हैं वो लोगों को किसी भी तरह सेटिस्फाई कर सकती हैं या लोग इस तरह की बातों पर यकीन कर सकते हैं, मुतमईन हो सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।